हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज फिर हम उसी कड़ी को अपनी आगे बढ़ाते हैं कि जिस कड़ी के माध्यम से काफी स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा एक बेनिफिट आपको मिल रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अपनी नेट की तैयारी शुरू की है या अभी करने वाले हैं, तो डायरेक्टली उन स्टूडेंट्स को तो इसका बेनिफिट मिल ही मिल रहा है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे करेंगे या कैसे कर रहे हैं, तो उसमें क्या चेंज आपको करना है। एक्सपीरियंस हम एक मतलब लगातार हम आपके साथ में अपने उन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जिन स्टूडेंट्स का इस बार एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, लास्ट बार एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। आज का जो ये आपका जो एक्सपीरियंस है अग्रवाल साहब का, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि इनकी जो एजुकेशन हुई है, यूजी पीजी एजुकेशन जो हुई है, वो इन्होंने इंग्लिश मीडियम इनका सोर्सेज रहा है या यूजी इन्होंने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना किया है। तो फिर भी किस प्रकार से इन्होंने सब कुछ मैनेज मैनेज किया है, या क्लास के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से, और अपने आप को जो है आज आपके सामने ये जेआरएफ तक की जर्नी का अपना एक अनुभव है, ये आपके सामने शेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो निश्चित ही आपको इसका एक बेनिफिट आपको मिलता है। अगर अगर आप जिग जैग मोशन के अंदर आप तैयारी करते हैं, तो जिग जैग मोशन में तो अपना ऐसा ही रहता है कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों ये पढ़ लिया, उसके नेक्स्ट डे ये पढ़ लिया, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया। आपके पास में एक रास्ता आपके पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत आपका अनीश अग्रवाल हम अपने चैनल पे करते हैं। वैसे तो 1 साल से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट के साथ में आप शेयर कीजिएगा कि कैसे आपने जो है अपनी तैयारी को एक अच्छी तरीके से आपने मैनेज किया और आपका जेआरएफ हुआ है। तो आप बताइए अनीश अग्रवाल, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे बोलने का और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने का। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा नाम अनीश अग्रवाल है और मैं जिला श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन जीएनडीयू अमृतसर से हुआ है। और यूजीसी नेट का ये मेरा अभी तक का फोर्थ अटेम्प्ट था। और मैं पहले अपने 3 अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई नहीं कर पाया और क्या कारण थे वो भी आप सबसे आगे भी शेयर करेंगे। और सर के साथ मैं लास्ट ईयर फेब में जुड़ा था कि मेरा पेपर 2 काफ़ी वीक था। और नेट का मैंने जो प्रिपरेशन था अपना बेसिकली अपना मास्टर्स के फाइनल ईयर से शुरू किया था। ठीक है। तो यानी कि आपने इससे पहले, हमारे जुड़ने से पहले 2 बार आपने एग्जाम दिया था, और तब मतलब इस एग्जाम से पहले यानी कि जेआरएफ से पहले आपने 3 बार एग्जाम दिया, और 3 बार में नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन अब डायरेक्ट जो है जेआरएफ हुआ है ना, डायरेक्ट जो है जेआरएफ हुआ है। देखिए यहाँ पर भी 2 कैटेगरी आती है। एक है कि हर बार, इस बार नेट, नेक्स्ट बार नेट, उसके बाद फिर नेट, उसके बाद फिर नेट, उनका जेआरएफ नहीं हो पाता है। वो कहीं ना कहीं कमियां करते हैं। लेकिन अगर आपके मतलब ये है कि डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करते हैं, तो ये मैटर नहीं है कि पहले नेट ही होगा, सीधे आपका जेआरएफ भी होगा, और सीधे आप फिर दोबारा से असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बनेंगे। तो सबसे पहले आप यूजी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, तो जी ये मतलब नेट के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको यूजी के तहत मिली या पीजी के तहत। सर, इसके बारे में ज़्यादा मुझे पहले ग्रेजुएशन के टाइम में इतना नहीं पता था क्योंकि मेरा पहले टारगेट था स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का सोचकर ही मैं दिल्ली गया था। लेकिन जब उसके बाद मैंने पीजी में एडमिशन लिया तब मुझे नेट के बारे में भी थोड़ा पता लगने लगा था कि ऐसा भी एक एग्ज़ाम है जिसे क्वालिफाई करके हम टीचिंग लाइन में भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं अपना। तो लेकिन मेरा शुरू में ये रहा था कि जैसा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि भटकाव एक जो नॉर्मल चीज़ है इस एग्ज़ाम के अंदर, कि जब मैं प्रिपरेशन करने लगा था तो काफ़ी सीनियर्स थे या काफ़ी कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मैंने जब गाइडेंस लिया तब उन्होंने उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका जेआरएफ क्वालिफाई था। लेकिन मैंने जब उनसे गाइडेंस लिया तब उन्होंने मुझे बोला कि हमने पेपर 2 पे इतना फोकस नहीं किया, हमने पेपर 2 इतना पढ़ा नहीं है, पेपर 1 के अंदर आप अच्छा स्कोर कर लोगे तब भी आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो सब चलते और ये सब जो एक डायरेक्शन होती है कि जो गलत डायरेक्शन होती है, इसके चलते भी मेरा शुरू के अंदर नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था, कि ये भी मेन कारण था। प्रॉपर डायरेक्शन की कमी, यानी कि किसी ने बोल दिया है कि इस एक पे ध्यान दे लो, दूसरे पे मत दो। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा।
और ऐसा भी नहीं है कि एक को बिल्कुल आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दूसरे पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? तो दोनों पे आपने ध्यान दिया और आज आप, तो जैसे कि आपका मीडियम इंग्लिश था, लेकिन हमारे साथ आप क्लास में जुड़े, ज़्यादातर चीज़ें आपने हमारे माध्यम से तो वो तो हिंदी में प्रोवाइड की गई आपको, तो मैनेज कैसे किया? बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है जो डी यू जे एन यू या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैनेज कैसे किया आपने? जी सर, इसमें शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम था कि मैंने भी जब आपका कोर्स ज्वाइन करना था तो मेरा भी पहले ये डाउट था कि मेरा मीडियम इंग्लिश है, मैं हिंदी में कैसे कवर कर पाऊंगा, बुक्स को कैसे पढ़ पाऊंगा। लेकिन इसके अंदर अगर मैं सबको बताना चाहूँगा कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी इसे हिंदी में अगर कोर्स ज्वाइन कर रहा है या पढ़ना चाह रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्टी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नॉर्मली एक पढ़ना है, और अगर कुछ वर्ड्स आपको, जो कुछ वर्ड्स ही होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, उसको आप, आजकल तो सर फैसिलिटी भी इतनी है कि आप गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं यही करता था कि अगर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसको मार्क करके बुक में वहीं उसका मीनिंग नोट कर लेता था मैं। और ज़्यादा डिफिकल्टी, क्योंकि आप एक अगर गाइड से भी हम कोचिंग ले रहे हैं, किसी को ज्वाइन किया है, तो जैसे अगर साथ में चलता रहेगा तो समझ में ऑटोमेटिकली वो आता रहेगा, उसमें मीडियम का कोई इशू फिर बचता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये इश्यू रहता है कि भाई भाई मुझे समझ नहीं आता, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं बस वो समझ में आ जाए, कहानी तो सेम ही है, अगर कहानी माइंड में एक बार इमेज बैठ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहानी से इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको रास्ता मिल गया ना नेट का कि भाई एग्जाम में पढ़ना क्या है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि छोड़ना क्या है। जी जी। मैंने हम्म। सबसे पहले यही गलती की थी, क्योंकि एंशियंट के लिए एक बुक बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, उपिंदर सिंह की। तो उपिंदर सिंह की लेकिन बुक ऐसी है, अगर उसको स्टार्ट किया जाए तो मैं उसको ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि उसमें मैं कौन सा टॉपिक पहले पढूं, कौन सा टॉपिक छोड़ूं, क्योंकि वाइड काफ़ी बुक है और उसमें सिलेबस भी काफ़ी एंशियंट का अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कवर करता है वो। तो प्रॉपर एक मतलब एक निश्चित एक ऐसा सोर्स आपके पास में होना चाहिए जिस सोर्स को आप अच्छे से पढ़ भी सके, अच्छे से टाइम पे उसको कंप्लीट भी कर सके, और अच्छे से आप उसका रिवीजन भी कर सके। ऐसा सोर्स जी आपके पास में होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको वो इसके अंदर आपकी अच्छे से पकड़ बन जाती है। तो इस बार एग्जाम देने से पहले मन में डर था? जी सर, डर तो काफ़ी था, एग्ज़ाम देने से पहले भी था और एग्ज़ाम देने के बाद भी था कि इस बार भी पता नहीं क्या क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं थी जिस दिन, मतलब कि होगा कि नहीं होगा? कॉन्फिडेंस सर लास्ट ईयर फिर भी था, लेकिन इस साल ये था कि एक बिलीव था कि, बिलीव कह सकते हैं, बिलीव था, लेकिन कॉन्फिडेंस तो थोड़ा वो ऊपर नीचे रहता ही है एग्जाम को लेके ये। और एक ऐसे टाइम पे जैसे कि हम देखते हैं कि भाई नेट का कोई भी एस्पिरेंट है पीजी के बाद ही तैयारी शुरू करता है, तो एक घर वालों की तरफ से भी थोड़ा सा रहता है, अपनी तरफ से भी रहता है, कहीं सेटिंग की यार, ये भी लगता है आपकी आपके बाद आपने कई बार ये भी बोला है कि कहीं सर अगर परमानेंट ऐसे कि जो भी होती या जॉब वगैरह कुछ भी हो तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, अब पता नहीं इसमें आगे का फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर तो इसके अंदर देखिए, टाइम तो हर चीज में लगता है, अच्छी चीज में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना? लेकिन एक रास्ता मिल गया अब आपको, इस रास्ते के बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको एक, मतलब आप अपनी अचीवमेंट को प्राप्त करते जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन के अंदर ही कोई ऐसी सफलता मिल जाए जो हमें एक छोटे से समय मिल जाए, तो वो तो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। और वो स्टूडेंट जो ये चाहते, वो सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट भी ये एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं होता, सेंट्रल स्टेट होता है, तो उनके मन में एक भ्रम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मतलब सही दिशा में, तो अगर थोड़ी मेहनत भी कर ले तो हो जाता है ना? अब तो लग रहा होगा आपको, मतलब अब क्वालिफाई हो गया है, अब तो ये लग रहा होगा कि अगर मैं अपने किसी भी जूनियर को सजेस्ट करूंगा तो उसको इससे बेनिफिट मिल सकता है, लगता है ऐसा? जी सर, जरूर सर। पहले ये मैंने 3 बार जब दिया था तो मुझे भी ये लगने लग गया था कि ये एग्जाम में कभी क्वालिफाई, जेआरएफ तो दूर की बात है, मैं नेट भी नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, पहले ये भी लगता था बीच में। बट ये है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी भी कि अगर एक कॉन्फिडेंस थोड़ा रखेंगे साथ में, और अगर अगर एक कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे इसमें कि हम छोड़े ना उसे बीच में, तो एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्वालिफाई होता है। और ये तो चलो हमारे साथ जुड़े हुए थे तो इनके बारे में तो मैं इसलिए कह सकता हूँ, सबसे मेन चीज इनकी ये थी कि भाई चाहे कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि भाई हालांकि लगभग 7 8 10 महीने से जुड़े हुए थे कि कोई चीज इनको आती है या हम भी वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लगता है छोड़ यार, यही तो चीज पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल तो चीज है, नॉर्मल चीज पढ़ा रहे हैं, ये तो मुझे आती है। लेकिन फिर भी उसके साथ जुड़े रहना और पूरी एक एक्टिव तरीके से जुड़े रहना,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए स्टूडेंट्स, चीजें आसान आसान क्वेश्चन ही, मतलब आसान आसान चीजें ही आपका एग्जाम क्लियर कराएगी। वो नहीं है कि जो ऐसा कि भाई जो हार्ड है बस वही पढ़ना है आपने या उससे ही क्वेश्चन बनता है, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन का एक रेशियो होता है कि कुछ क्वेश्चन बेसिक आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आते हैं। तो हर का एक लेवल होता है। तो ये भी एक बहुत ही कंटिन्यूटी लाइव में इनकी अभी तक तो बहुत अच्छी रही, और अगर आगे भी ऐसी रहेगी तो जल्द ही राजस्थान के अंदर इनका खुद का स्टेट है, अच्छी वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत जल्द ही ये उसको भी प्राप्त करेंगे। जी सर, अभी ये लास्ट टाइम जो मैंने ये जून 2022 का एग्ज़ाम दिया था, और अभी जो ये 2022 दिसंबर का एग्ज़ाम दिया, इसमें सबसे बड़ी कमी मैंने यही नोट की थी कि जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, मैं लास्ट जो एग्ज़ाम था उसमें मैं वो भी गलत करके आया था। मेरे इसलिए 50 क्वेश्चंस भी नहीं सही हो पाए थे हिस्ट्री में। और जब मैंने आंसर की देखी थी तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बिना ऑप्शन के भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं गलत करके आया था एग्ज़ाम में। तो मैंने ये नोट किया था कि हम लोग क्या करते हैं कि ये सोच कर जाते हैं कि 100 क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री के अंदर, हमें 80 क्वेश्चंस या 90 क्वेश्चंस तक सही करना है। लेकिन ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस एग्ज़ाम में अगर देखें, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इसका काफ़ी होता है। तो हमें वही बस एक मैंने इस बार यही ध्यान दिया था कि बेसिक जो क्वेश्चंस है हमें पहले वो करने पे चाहिए, उनको स्किप मत करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल आपको, उसको आप स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात माइंड सेटअप की होती है कि हमारा माइंड सेटअप बढ़ कैसे रहा है, वो 3 घंटे हम कैसे काम कर रहे हैं, या फिर जो है हमारा प्रैक्टिस कैसी है इसके अंदर, ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम जो हम दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है, क्वेश्चन छूट जाते हैं स्टूडेंट्स के। जी। तो ये भी बैलेंस बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है भाई इसके लिए ना। तो आपने फर्स्ट पेपर में। पेपर वन का सर ये था कि सबसे पहले तो जैसे मेरे पास केवीएस मदान की एक बुक थी, तो पेपर वन के अंदर मैं पहले तो जैसे ना अगर अभी बात करूं कि हमारे पास अगर जून या जुलाई के लिए 2 से 3 महीने का टाइम है, तो पहले पेपर वन के लिए मैं थोड़े वीकली टारगेट, जैसे एक अगर 7 से 8 दिन का एक टारगेट बनाया कि टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करके चलना है। तो 7 से 8 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा, लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए पूरा अच्छे से कवर करने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आता था मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये होता था कि एक पता चलता था कि अगर मैंने जो 1 वीक टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है तो मैंने कौन सा टॉपिक उसमें कवर नहीं किया है, या अगर मैंने टॉपिक कवर भी किया है तो उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो एक उसका ये था। और उसके अंदर मेरा ये था कि जैसे मैथमेटिकल पोर्शन जो आता है, क्योंकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था तो वो इतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, और उस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करता था कि मैथ्स को ही मैं प्रॉफिट लॉस लेकर बैठा हूँ या सिंपल इंटरेस्ट लेकर बैठा हूँ कि मुझे कोई थ्योरम सॉल्व करनी है या मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो मैंने उसको इतना टाइम नहीं दिया था। पर डीआई को मैंने थोड़ा टाइम दिया था, क्योंकि उसके जो 5 क्वेश्चन हैं वो फिक्स आते हैं हर साल, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी 5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन में मेरा टारगेट था कि कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन इसमें सही करने पड़ेंगे। और इन दोनों के अंदर ये होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। पेपर वन का मैं अगर और बताऊं तो मैंने, क्योंकि ये भी इसमें रहता है कि टाइमर का भी थोड़ा इशू रहता है कि कितना टाइम हम पेपर वन को दे रहे हैं। तो पेपर वन का मैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक जैसे एक ऐप आता है तो मैं उस पर ऑनलाइन कभी फ़ोन में या लैपटॉप में जैसे भी हम टेस्ट दे सकते हैं, तो टाइमर के साथ जब टेस्ट देते थे तो उसमें पता लगता था कि हम डीआई को कितना टाइम दे रहे हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस को हम कितना टाइम दे रहे हैं पढ़ने में। तो एक ये रहता था इसमें, तो उसमें पता लगता था। और बाकी ये होता है कि इसमें जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो एक एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सबसे आप पे सबसे काम एलिमिनेशन मेथड आता है, क्योंकि टीचिंग में आपसे ये पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल कि टीचर के लिए इनमें से क्या क्या ऑप्शन है सही है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप वो एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है कि जो आंसर इसमें से नहीं होगा, और 60 to 70 to 75% आपका उसमें से ही आंसर बन जाता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट तो आप देंगे, और मॉक टेस्ट देने के बाद आप ये ना देखें कि कितना आपका स्कोर आया है, 50 आया है या 60 आया है। आप ये देखें कि आपने गलती क्या की है उस मॉक टेस्ट में, कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्यों, अगर अगर 2 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं तो बाकी 3 क्यों गलत हो रहे हैं, कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या टाइम कम दे पा रहे हैं, या उसमें क्या आपकी कमी रह पा रही है। ठीक है, पेपर बहुत। वन का बस यही फॉलो किया था। पेपर वन में ये फॉलो किया आपने। पेपर टू के आपने बता ही दिया है कि कैसे आपने पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है कैसे, और जो है। तो अभी जैसे कि अभी समय आपके पास में कुछ स्टूडेंट जो जून में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
उनको क्या करना चाहिए, और जो पिछली बार एग्जाम दिया इस बार दिया है नहीं हो पाया इस बार बहुत ही माइनर मार्क्स से, यानी कि एज ए क्रैश कोर्स जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? उनके लिए सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा काफ़ी लोग ये करते हैं कि पेपर टू में तो क्योंकि ये देख लेते हैं कि पेपर टू का सिलेबस ज़्यादा है, तो पेपर वन हम सीधा कई लोग ऐसा करते हैं कि पेपर वन डायरेक्ट एग्ज़ाम के दिन ही उसको देते हैं। तो ये लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैं ये बोलूँगा, एक तो पेपर टू तो आपका ठीक है, आप कवर करते चलेंगे, लेकिन पेपर वन को भी आप डेली के कम से कम 3 से 4 घंटे साथ में देकर चलें। उसके अंदर आपका टेस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए और आपके थ्योरी का पार्ट भी आपका साथ में कवर होता चलना चाहिए। उसके अलावा अगर पेपर टू का बात करते हैं हम, तो पेपर टू के अंदर मैंने ये नोट किया था लास्ट टाइम से कि एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस है कि उसको डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। आप और इसमें एक स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, क्या हम इन तीनों को साथ में लेकर चलें? तो मैं ये बोलूँगा, 3 तो नहीं, आप कम से कम 2 लेकर चल सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट तो आपको डेली करना ही पड़ेगा। जैसे उसमें सोर्सेज़ का एक, अगर मैंने 124 जैसे पढ़ी थी, तो उसमें सोर्सेज़ का एक जो चैप्टर आता है जिसमें एक सोर्सेज़ का बॉक्स होता है, तो वो आपको बुक्स टिप्स पर होनी चाहिए कि कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है, कौन सा इंस्क्रिप्शन किस पीरियड से बिलोंग करता है, और इसी एंशिएंट को साथ में लेकर चलें। और उसके अलावा अगर देखें तो क्योंकि एग्ज़ाम का भी पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड रहा है कि मेडिवल से क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, तो आप एंशिएंट के साथ में मॉडर्न को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न का भी वेटेज अभी काफ़ी आ जाता है एग्जाम में। और मेन बस यही है कि एक पहले आप बेसिक एक बार कवर कर लें, अभी क्योंकि एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो एक आप बेसिक कवर कर लें कि जो जो मेन कंसेप्ट क्लियर करना है आपको एंशिएंट में, मॉडर्न में। उसके बाद बस जो मेन फोकस है वो आपका रिवीजन पे ही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। और जो स्टूडेंट्स अभी, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि हमने भी एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और आप भी उससे जुड़े हुए थे, क्योंकि जो भी बताना है वो तो रियलिटी है, तो उसका बेनिफिट इन स्टूडेंट्स को मिलेगा या कितना मिल सकता है उन बेनिफिट स्टूडेंट्स को? नहीं, क्रैश कोर्स का बेनिफिट तो सबको काफ़ी मिलेगा, और इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपने पहले से, अगर आप जैसे अभी अगर ये एग्ज़ाम किसी ने दिया है, क्वालिफाई नहीं हो पाया है, अगर अभी भी आप कंटिन्यूटी बनाकर रखते हैं, क्रैश कोर्स का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका साथ में एक रिवीजन चलता रहेगा। कोई अगर टॉपिक आपका छूट भी रहा है तो वो भी एक कोर्स के हिसाब से का आपका कवर होता जाएगा साथ में, और आपको ये पता चलता जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले तो वो रिवाइज आपके करने ही पड़ेंगे। और एक मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि जैसे अगर टॉपिक हम सब पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, तो काफ़ी लोगों को ये रहता है कि अगर कोई हमारा जैसे कोई एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक छूट रहा है, तो उस टॉपिक को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दें। जो आपने पहले 1 या 2 महीने या 3 महीने में पढ़ा है, सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज करें। और इसका बेनिफिट आपको क्रैश कोर्स में भी मिलेगा कि आपने जो पढ़ा होगा वो आपका जो बार बार आप रिवाइज होगा, पढ़ने के साथ साथ आप जब सुनेंगे कोर्स के अंदर, तो उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लगभग लगभग सभी बातों को, सभी इंपॉर्टेंट टिप्स को जो है टच करते हुए अनीश ने आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में भी अलग अलग पार्ट्स हो, या PYQ हो, या फिर आपका जो है लास्ट टाइम की आपकी स्ट्रेटेजी हो, सभी चीज़ों को शेयर किया है। तो निश्चित ही आपको इससे बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। तो अनीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी मेहनत, इसी जुनून, इसी अपना एक टारगेट बनाते हुए अपने अचीवमेंट को आप प्राप्त करें। थैंक यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस की वजह से ही हो पाया है। मैं तो मेहनत है 2 बार आपकी। पहले दे चुका था, पेपर टू का मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, तो मैं तो इसका मतलब मोर देन 50% क्रेडिट तो मैं आपको ही देना चाहूँगा इसका। नहीं नहीं, देखिए ठीक है, चलो हमने एक रास्ता थोड़ा सा बताया है, लेकिन उस रास्ते पे चलना, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में यही एक्सपीरियंस, यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, लेकिन जो उसको फॉलो करता है वो उसकी अपनी मेहनत होती है, और जो फिर थोड़ा ओवर स्मार्टनेस मतलब ये दिखाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं भी बनती है। तो भाई सबसे बड़ी बात है, अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ते ही, कोई भी हो उसमें, चाहे दूसरे कोई भी टीचर हो, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जुड़े हैं तो विश्वास बनाइए, और विश्वास बना के अगर काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा। थैंक यू भाई।